तो भाईजान आज हम देखते हैं ऑफेंस की डेफिनेशन। सेक्शन 2 ब्रैकेट में क्यू ऑफ BNSS, जिसको पहले CRPC कहा जाता था। ऑफेंस की डेफिनेशन के साथ साथ हम एक्ट और ओमिशन इन दो टर्म्स को भी डिफरेंशिएट भी करेंगे और इलस्ट्रेट भी करेंगे। क्यों, मैं बताता हूं आगे। सेक्शन 2Q BNSS, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। जुर्म का मतलब है कुछ करना या ना करना, दोनों चीज, कुछ करना या ना करना। मेड पनिशेबल, जिसकी सजा है बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंदर, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब आजकल जो कानून लागू है, आज ये नहीं कि 5000 साल पहले जो कानून था सिंधु घाटी की सभ्यता में, आज जो कानून लागू है इस सरकार द्वारा, उसके अंतर्गत अगर किसी करतूत को सजा योग बनाया गया है तो उसे ऑफेंस कहते हैं। और करतूत में करना भी आ जाता है, ना करना भी आ जाता है। अब ये थोड़ा फालतू का काम है कि एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट ऑफ 1871 कि इस कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंतर्गत आप कोई कंप्लेंट करते हो तो वो भी ऑफेंस है। ये यहाँ क्यों लिखा मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूरा एक्ट डाउनलोड किया, एक एक सेक्शन उसकी 4-4 बार पढ़ी कि ये तब कोई रेलेवेंस होगी इसकी 200 साल पहले। वैसे भी कैटल ट्रेसपास एक्ट में इस सेक्शन 20 में इसमें लिखा है कि ये सेक्शन 20 की कंप्लेंट है वो ऑफेंस है, तो उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की डेफिनेशन में, ऑफेंस की डेफिनेशन में लिखने की क्या जरूरत थी, समझ नहीं आया। अब देखिए सेक्शन 20 है जी, पर्सन हुज कैटल आर सीज्ड और डिटेन्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट मे विद इन 10 days कंप्लेन टू इलाका मजिस्ट्रेट। कि जिस बंदे के जानवर इस कैटल ट्रेसपास एक्ट के खिलाफ जाकर पकड़े गए हैं, पकड़ते क्यों हैं, कैसे हैं, वो आगे क्लियर हो जाएगा, वो कंप्लेंट कर सकता है। मतलब किसी बंदे के जानवर पकड़ लेना इस एक्ट की प्रोविजंस के खिलाफ, वो भी ऑफेंस है। तो एक्ट के बीच ही लिखा है, दोबारा क्यों। देखिए कैटल ट्रेसपास एक्ट क्या है। सेक्शन 4 है कि पौंड बनाए जाएंगे। पौंड, छप्पड़, तालाब, जैसे स्विमिंग पूल बढ़िया सा होता है टाइलों वाला, कच्ची मिट्टी में जो पानी इकट्ठा होता है उतना सा, उसको पौंड बोल देते हैं, छप्पड़ बोल देते हैं, तालाब बोल देते हैं। बॉडी ऑफ वाटर, स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। पौंड कीपर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द DC, डिप्टी कमिश्नर। वहां पे पौंड के ऊपर पौंड कीपर अपॉइंट करेगा, सरकारी कर्मचारी जो तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। फिर रजिस्टर, वो एक रजिस्टर लगाएगा, रजिस्टर में लिखेगा कि यहाँ कौन कौन से जानवर है। फिर वहाँ फूड एंड वाटर फॉर कैटल है सेक्शन 9 में, कि उन जानवरों को वहाँ खाना दिया जाएगा और पानी दिया जाएगा। सेक्शन 10 है, ये है कि एक्ट क्यों बनाया। सेक्शन 10 में लिखा है कि अगर किसी के जानवर कैटल क्रॉप को डैमेज कर दी तो उनको सीज करके, पकड़ के पौंड पर ले जाया करेगा। किसी के जानवर अगर किसी की फसल को खराब कर रहे हैं तो हर बंदे का और सरकारी बंदों का फर्ज है, इंक्लूडिंग पुलिस, कि उनको पकड़ें और पौंड पर ले जाएं। और डैमेज में सेक्शन 11 में रोड्स, प्लांटेशंस, कैनाल, ड्रेन एंड प्लेग्राउंड भी आ जाते हैं। प्लेग्राउंड में जी लिखा है सिर्फ, मतलब सरकारी सड़कें, सरकारी दरख्त, प्लांट्स, बूटे, जैसे आजकल सफ़ेदे और पॉपुलर लगते हैं प्लांटेशन, तब बांस की होती होगी। कैनाल, छोटी नदी, ड्रेन, स्मॉल ड्रेन ऑफ वाटर, ये वाटर वाली ड्रेन है, गंदे पानी वाला नाला नहीं है ये। और प्लेग्राउंड, अगर इनमें से किसी को डैमेज किया तो भी उन जानवरों को सीज करके पौंड पर ले जाते हैं। सेक्शन 12 में वहाँ उनको इम्पाउंड कर लेते हैं और जितना उन्होंने फसल का खराबा किया है उतना फाइन कर देते हैं। सेक्शन 14, 7 दिन कोई उन जानवरों को ना लेने आए तो उन जानवरों को बेच देते हैं।
सेक्शन 17 उस सेल में से जानवर जो बेचे पकड़े हुए थे वो पैसे अलग निकाल लेंगे जितने पैसों का फसल का खराबा हुआ है, क्योंकि ये तो उसको देने हैं जिसकी फसल खराब हुई। अगर कोई शिकायत आए तो उसकी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करेगा और खराबे का आप देखिए डैमेजेस हर्जाना डालेगा मैक्सिमम 100 रुपये तक। अब इनको कौन बताए कि पाकिस्तान में 300 रुपये किलो तो आटा हो रखा है, हमारे भी अगर बाग हों क्या एवोकाडो के तो 1200 रुपये किलो तो एवोकाडो है, 100 रुपये का जुर्माना क्या करेगा कोई? छोटे दरख्त अगर मेरे 2-3 साल के खराब कर गया कोई तो क्या मतलब है इसका? सेक्शन 24 अपोज इम्पोर्टिंग, अगर कोई अपोज करता है जब जानवर खराबा कर रहे हों उनको पकड़ने में कोई रुकावट डालता है तो उसको 6 महीने की कैद है, सजा है, बकायदा मुकदमा चला के हवा में नहीं। तो जानवर कौन कौन से? एलिफेंट, मिल्च एनिमल यानी गाय भैंस, मेयर घोड़ा घोड़ी, शीप भेड़, गोट बकरी और पिग स्पेशल। ये सूअर साहब स्पेशल इसलिए हैं कि पिग अगर कोई खराबा करे तो उसका मैक्सिमम जुर्माना 10 रुपये है। फेल टू अंडरस्टैंड। चलो खैर, इससे आगे हम अब काम की बात पर आते हैं। ये टाइम वेस्ट किया हमने, लेकिन मेरा दिल करता था कि आपको बताऊं कि क्या क्या किताबों में कहाँ कहाँ से क्यों क्यों डाल रखा है जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं, रिडंडेंट है, यूजलेस है, स्टूडेंट का काम बढ़ा रखा है, कंफ्यूज कर रखा है। अब कैटल ट्रेसपास का मतलब देखने के लिए 4 बार सारा एक्ट पढ़े तो समझ में आएगा कि ये तो ऐसे ही आ गया, बीच में निकालना भूल गए। तो आगे हम एक्ट्स और ओमिशंस इनको इलस्ट्रेट करेंगे। मान लो अगर यूपीएससी में या जुडिशरी में ये जो एग्जामिनर होते हैं ना बड़े शरारती होते हैं, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जिनका बुक में, नॉर्मल जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें मटेरियल ही नहीं मिलता। अब एक्ट और ओमिशन के को डिफरेंशिएट करने में और इलस्ट्रेट करने में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, लेंथी डिस्क्रिप्टिव, तो क्या लिखेंगे? एक्ट और ओमिशन का मतलब कितना बता लेंगे जितना सीआरपीसी या बीएनएसएस की किताब में लिखा है। तो उसका ये तरीका है जी, एक्ट वो होते हैं जो मैंने किया, मैंने कुछ किया, ये तो पता है आपको, लेकिन इनकी उदाहरणें इलस्ट्रेशंस निकालने के लिए आपको जितनी भी आईपीसी की, जिसको आज बीएनएस कहते हैं, सेक्शंस याद हैं वो नरेट कर दो कि कौन सी सेक्शन है और उसका क्या मतलब है, रफली इनफॉर्मल लफ्जों में। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पहले सेक्शन 323 323 हुआ करती थी, अब ये 115(2) हो गई है। इसमें क्या होता है? पीटना। मैंने किसी को पीटा तो मेरे ऊपर पहले 323 का केस रजिस्टर होता था, केस वैसे होता नहीं इसमें, अब 115(2) का हुआ करेगा। ये नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस इसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकती, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट या चालान नहीं पेश कर सकती कोर्ट में। हाँ, इसके साथ मैंने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी किया हो, उसको साथ में जोड़कर जानबूझकर उसको कॉग्निजेबल बना लेंगे। मतलब बहुत सारे ऑफेंसेस में से अगर एक भी कॉग्निजेबल है तो पुलिस कम्स इनटू पिक्चर, उनका काम हो जाता है। ये अवेलेबल है, छोटा सा ऑफेंस है। मगर आपने वो गाना सुना, अर्जुन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। अब गंडासी मारी मतलब डेंजरस वेपन यूज किया है। गंडासी इज ए डेंजरस वेपन। एक डंडा होता है, उसके आगे एक लोहे का तीखा लगा होता है, चक्कू जैसा, वो बंदे को काट देता है, कई बार तो 2 हिस्सों में। शायद इसकी स्टोरी में अर्जुन वैली ने जब पैर जोड़ के गंडासी मारी थी तो बंदा ना कहूँ, फिरंगी था, फिरंगी बीच में से काट डाला था इसने, क्योंकि वो पीछे पड़ गए थे, इसके अरेस्ट कर रहे थे शायद। तो पैर जोड़ के मारी तो डेंजरस मीन्स हो गया, मतलब खतरनाक तरीके से वेपन यूज किया या खतरनाक तरीके से मैंने मारा, तो फिर ये सेक्शन 324 हो जाता था, यानी आजकल 118 ब्रैकेट में 1, इसमें सजा ज़्यादा है, ये कॉग्निजेबल भी है। आगे आ गई जी 341, अब ये हो गई है 126 ब्रैकेट में 2,
ये है रिस्ट्रेंट। यहाँ मैं आई डालनी भूल गया रिस्ट्रेंट में, चलो प्लीज़ बियर विद मी। रिस्ट्रेंट क्या होता है? इसकी 1 महीना सजा है, लेकिन ये कॉग्निजेबल है, टुट्टा सा ऑफेंस है। ये कॉग्निजेबल इसलिए बना रखा है कि पुलिस 323 में अगर किसी को रगड़ना हो तो उसके साथ 341 भी लगा देती थी, मतलब एक ऑफेंस कॉग्निजेबल डाल देती थी और बंदा अरेस्ट कर लेती थी। ये पुलिस के यूज़ करने के लिए ये कॉग्निजेबल बनाया गया था शायद। इसमें क्या होता है कि आप जा रहे हैं कहीं, मैं आगे बाजू कर लूँ, रुकवे, इस तरफ नहीं जाना तुमने, बाकी 3 रास्ते खोले हैं, कहीं मर्जी जा, इस रास्ते में इस तरफ नहीं जाना। ये हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये कॉग्निजेबल है। आगे आ गया जी सेक्शन 302। अब ये हो गई है 103 ब्रैकेट में 1, मर्डर, कत्ल। आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में सुना ही होगा, ताजीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत दोषी को कत्ल का दोषी पाया गया है और उसको सजाए मौत तजवीज़ की जाती है। तो ये ताजीरात हिंद, ताजीरातें जो है ना, ये हमें लगेगा ताजी रातें, फ्रेश नाइट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये है तजीर। तजीर फारसी में होता है जुर्म। तजीरात होते हैं बहुत सारे जुर्म, बहुवचन हो गया। तजीरात ए मतलब ऑफेंसेस ऑफ, हिंद मतलब इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, कि भारत के कानून में दफ़ा 302 के तहत जो जुर्म है वो जुर्म होना पाया गया है, इसलिए दोषी को फांसी की सज़ा तजवीज़ की जाती है। ये फिल्मों में कहते थे और ये मतलब था तजीरात हिंद। तजीरात हिंद का तजीरात मतलब ऑफेंसेस ए हिंद ऑफ इंडिया। सेक्शन 420, अब ये 318(4) है, ये चीटिंग। चीटिंग होता है डिसऑनेस्टली इंड्यूस समवन टू डिलीवर समथिंग। मैं आपको कहानियाँ सुनू के इधर उधर की गोलमोल बातें करके आपकी चीज़ देने के लिए बाध्य कर दूँ, मजबूर कर दूँ, मतलब फोर्सिबली नहीं, ड्रामेबाजी से। इसका लफ्ज़ जो है ना, ठगी बोलते हैं हम आजकल, या 420 बोलते थे इसको, चीटिंग को। अब 420 तो बोल नहीं पाएंगे, सेक्शन ही ख़त्म हो जाएगी 420 जुलाई में, 318 हो जाएगी। ठगी भी थोड़ा डिफरेंट है। जिन्होंने यूपीएससी के लिए मॉडर्न इंडिया पढ़ी है, उसमें एक चैप्टर आता है ठग्स का। वो इधर रेतले इलाके में, राजस्थान उस तरफ लूटते थे लोगों को, वो चीटिंग नहीं करते थे, लूटते थे। और एक पिक्चर आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अमिताभ बच्चन की, आपने शायद देखी हो। उसमें वो समुद्री लुटेरे होते हैं, जैसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो ठग लफ्ज़ दोनों तरह जहाँ यूज़ हुआ है, उसका मतलब चीटिंग नहीं बनता। तो चीटिंग का गुरबानी में एक बड़ा शानदार लफ्ज़ है वलवंच, एप्रोप्रिएट वर्ड। वल होता है वल पाना, वल होता है ट्विस्ट, टू ट्विस्ट दी थिंग्स, मतलब घुमा फिरा के बातें करना, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना। वंच मतलब वंचित कर देना, मतलब उससे चीज़ ले लेनी। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके किसी को उसको चीज़ डिलीवर करने को मजबूर कर देना, ये है चीटिंग। तो आगे आ गया जी 452, जो अब है 333। इसमें क्या है, ये भी पुलिस के काम की बड़ी सेक्शन है कि मैं अगले के घर में घुस गया, ट्रेसपास। कैसे किया? कुछ नहीं, बस तैयारी करके गया अंदर उसको पीटने की, जहाँ रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने की। वही 341 ऊपर आपने देखा, ये रिस्ट्रेंट। देखो क्या कमाल की सेक्शन है, इसमें 7 साल की सजा और ये कॉग्निजेबल है। जब पुलिस ने 323 वाले को रगड़ना होता था आईपीसी में, जब आईपीसी थी, तो 452 लगा देती थी, और 452 में 7 साल कैद है। और आपने किया क्या? उसके घर में चले गए, तैयारी करके मारने की, पीटने की, या उसको रोकने की। मतलब मैंने दिमाग में स्कीम लगाई कि उसके घर जाऊंगा,
और उसको पीटूंगा। घर में चला गया, पीटा नहीं। फिर दूसरी स्कीम में ये लगाई कि उसके घर जाऊंगा और उसको रोकूंगा, मतलब वो आएगा, मैं आगे बाजू कर लूंगा, कहूंगा भी इधर नहीं जाना भाई, उधर चला जा, उधर चला जा, उधर चला जा, तीनों तरफ चला जा, इधर नहीं जाना। ये हो गया रेस्ट्रेंट। अब ये रेस्ट्रेंट भी और असॉल्ट भी और हर्ट भी, तीनों चीज़ें सिर्फ मेरे दिमाग में है, मेरी तैयारी है। अब मेरा दिमाग खोल के कौन बताएगा कि मेरे दिमाग में क्या था और क्या नहीं था। घर में घुस गया तो उन्होंने 323 के साथ लगा देनी है और इसको कॉग्निजेबल बना देना है, मतलब पुलिस रिमांड, केस रजिस्टर, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट, एवरीथिंग विल कम इनटू पिक्चर। अगर सिर्फ मैं पीटता हूँ तो पुलिस पिक्चर में नहीं आ सकती क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल है। आगे आ गई सेक्शन 500। अब ये हो गई है 3562 डेफेमेशन, किसी की बेइज्जती करना। अब बेइज्जती के लिए ये जरूरी नहीं है कि अगले की कोई इज्जत हो। मान लो एक प्रोस्टिट्यूट है, सेक्स वर्कर है, आप उसको बोलो गंदी जनानी, तो ये ऑफेंस हो गया। मैं आपको ब्लंट लफ्जों में बता रहा हूँ कि आप जिसको आपके मन में, ये तो आपके मन में है ना कि उसकी कोई इज्जत नहीं, इज्जत तो हर एक की है। मुझे तो इसमें कुछ नहीं लगता। अगर कोई सेक्स वर्कर डिग्निफाइड फील करता है अपने प्रोफेशन के लिए तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। इट इज़ हर चॉइस, इट इज़ हर बॉडी। होना नहीं चाहिए कुछ ऐसा कि हम उसको ऐसा बोल रहे हैं। रादर बोलना खतरनाक ऑफेंस होना चाहिए। जैसे आजकल वीडियोस बड़े लोग लड़कियों की वायरल कर देते हैं, ये बड़ा डेंजरस ऑफेंस होना चाहिए। ये मतलब बेईमानी है, गंदा काम है, पनिशेबल होना चाहिए। किसी फीमेल को ऐसे किसी को कोई अधिकार नहीं, वो कैसी भी हो, कि उसको बेइज्जत करें। आगे आ गई जी ओमिशंस। ऊपर जितनी इलस्ट्रेशंस हमने जितनी सेक्शंस देखी ना, वो इलस्ट्रेशंस हैं एक्ट्स की, कि कैसे कैसे एक्ट्स ऑफेंस है। अब कैसी कैसी ओमिशंस ऑफेंस है। ऊपर हमने देखा कुछ करना ऑफेंस है, यहाँ देखेंगे कुछ ना करना कैसे कैसे ऑफेंस है, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओमिशन आ गया जी, पहले सेक्शन होती थी ये 175, अब हो गई है 210। इसमें क्या है, वन बाउंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। एक बंदा कानून के द्वारा पाबंद है कि वो कोई भी कागज, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये डिस्क, ये पेन ड्राइव, कुछ भी मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड है, एवरीथिंग। अब ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ गया है, आपको पता ही है वैसे, कि एक बंदा पाबंद है डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने के लिए और नहीं करता, वो जुर्म है, 6 महीने कैद है, 1000 रुपया जुर्माना। कोर्ट किसी से भी कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है किसी भी केस में, सिविल चाहे क्रिमिनल, और रिफ्यूज नहीं कर सकता कोई। सॉरी। आ गया जी सेक्शन 225A। अब ये हो गई है 264। फुल पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड टू एप्रीहेंड, ओमिट्स टू एप्रीहेंड। यहां तक पढ़ लें पहले कि एक पब्लिक सर्वेंट है, इंक्लूडिंग पुलिस, ऑफ कोर्स पुलिस भी तो पब्लिक सर्वेंट ही है। लीगली बाउंड टू एप्रीहेंड, उसकी ड्यूटी है कि वो बंदे को पकड़े, अरेस्ट करे या पकड़े, एक ही बात है। ओमिट्स टू एप्रीहेंड, पर नहीं पकड़ता, ये जुर्म है। और सफर्स एस्केप, या पकड़ा हुआ है और उसको भाग नहीं देता है। अगर ये जानबूझकर ये ऑफेंस करता है तो 3 साल की सजा है। अगर नेग्लिजेंटली ये काम हो जाते हैं दोनों में से कोई, तो 2 साल की सजा। अब ये मैं आपको बताऊं कि दोनों ऑफेंस जो हैं 210 और 264, दोनों ही नॉन कॉग्निजेबल है और दोनों ही बेलेबल है। क्यों? ये जो डॉक्यूमेंट ना प्रोड्यूस करने वाला ऑफेंस है ना, ये आमतौर पे सरकारी कर्मचारी करते हैं। अभी लेटेस्ट आपने देखा कि वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड मांग रहा था और आनाकानी हो रही थी। जब रिकॉर्ड उस डिपार्टमेंट के खिलाफ जाता होता है तो हर कोशिश करते हैं कि ना ही पेश करें।
तो छोटी कोर्ट्स में क्या होता होगा? खैर जो कैंट जज है वो तो मंगवा ही लेते हैं, चाहे आर्मी चीफ हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लीगल, कि आर्मी चीफ को अगर ऑर्डर करता है कोई मजिस्ट्रेट या सिविल जज या रेंट कंट्रोलर के ये रिकॉर्ड लेके आ, तो उसको लाना पड़ेगा, और रिकॉर्ड ना पेश करना जुर्म है, और कोर्ट में लाकर ना दिखाना कोर्ट को वो भी जुर्म है। वो मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन से जुर्म कोर्ट की प्रेजेंस में होते हैं और कोर्ट क्या कर सकती है। और दूसरा ऑफेंस, ये पब्लिक सर्वेंट में पुलिस भी आ जाती है, और पुलिस ही है जो बहुत बार केस रजिस्टर हो जाता है पर बंदे को पकड़ती नहीं। रोज लोग रोते पीटते हैं कि केस दर्ज हो गया जी, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही लोगों को, दोषियों को। तो लोग क्या करते हैं आमतौर पे, इसलिए ये नॉन कॉग्निजेबल बनाए गए दोनों, क्योंकि उनके अपने बंदों ने करने थे जुर्म, सरकारी कर्मचारी या सरकारी पुलिस सरकार। तो कई बार क्या होता है, लोग मुजाहरा करते हैं जी डीसी के पास, एसएसपी के पास, कि जी ये बंदा पकड़ नहीं रहा, एसएचओ अरेस्ट नहीं कर रहा मुलजमों को। तो मेरा ख्याल है कि मुजाहरा करने की बजाय ये 264 में कंप्लेंट डालें, प्राइवेट कंप्लेंट, इस्तिगासा कंप्लेंट केस। उसमें कहना क्या है कि ये जी पेट्रोलिंग कर रहा था, यहाँ बाजार में खड़ा था थानेदार, मैंने उसको बताया जी वो खड़ा है मुलजम, गिरफ्तार करो, इसने नहीं किया। एक मैंने गवाह भुगताना है, एक और गवाह कह देगी मैं भी साथ खड़ा था, हाँ हाँ यही हुआ था, बस इतना, और जुर्म साबित हो गया। मैं अंदर की बात बताऊं आपको, इस्तगासा जब पड़ जाता है प्राइवेट कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, तो उसका मरण हो जाता है। वो जो भागता है या तो आपसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए या आपको डराने के लिए, लेकिन असल में वो खुद डरा होता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं उनको नज़र आता। तो कई बार डर लगता है आम लोगों को कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मैं इस्तगासा डालूँ, तो डर के आगे जीत है कि क्या है ये मुझे नहीं मालूम। आप करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, लेकिन ये हो सकता है। तो here the video concludes. Thank you. We shall be continuing with the videos. Thank you.